चलिए, हम लोग कल इल्तुतमिश पढ़े थे। इल्तुतमिश में हमने लगभग सब कुछ लिखा दिया था। एक बात बाकी रह गई थी। इल्तुतमिश के समय पर उनके एक वजीर हुआ करते थे। वजीर मीन्स प्रधानमंत्री, प्रधान सलाहकार। उनका नाम था निजाम उल मुल्क जुनैदी, है ना। इनका नाम जानना इसलिए महत्वपूर्ण था कि आगे जो कुछ भी कहानी होगी उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में हमने आपको बताया था, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल रंग का कपड़ा यानी लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित होना था। हमने आपको ये भी बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कारण कि उसका जो सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था, वो उनके जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इल्तुतमिश को पता था कि उसके जितने जीवित पुत्र पुत्रियां अथवा पौत्र हैं उनमें सबसे योग्य रजिया ही थी। इसीलिए इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहालगानी गुट की स्थापना किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्कान-ए-चहालगानी गुट के सरदारों ने यह सोचा कि यदि रजिया सुल्तान बनेगी तो समस्त शक्ति अपने हाथों में रखेगी। इन स्थितियों में हमें उसकी अधीनता में कार्य करना होगा। यदि कुछ ऐसा किया जाए कि रजिया को सुल्तान बनने न दिया जाए, इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र अथवा किसी पौत्र को यदि सुल्तान बना लिया जाए तो नाम मात्र का सुल्तान होगा, समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित होगी। इसी के तहत सबसे पहले इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान नियुक्त किया गया। वह एक अयोग्य व्यक्ति था। उसके शासनकाल में समस्त शक्ति उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में केंद्रित थी। लेकिन रजिया जुमे की नमाज के वक्त दिल्ली के नागरिकों के समक्ष उपस्थित हुई, न्याय की मांग की। दिल्ली के नागरिकों ने रजिया को अपना सुल्तान नियुक्त किया। पूरे मध्यकाल में यह एकमात्र उदाहरण है कि जब जनता द्वारा, नागरिकों द्वारा अपने सुल्तान का सिंहासनारोहण कराया गया। रजिया सुल्तान बन गई, लेकिन जितने तुर्क सरदार थे उनमें से कोई यह नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान रहे। पहली बात तो उस समाज में, तत्कालीन समाज में, किसी महिला के अधीनता में कार्य करना तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। लेकिन रजिया चूंकि बड़ी योग्य थी, रजिया जब सुल्तान बनी तो पर्दा करना हटा दिया, क्योंकि सुल्तान तो पर्दे में रह नहीं सकता। सुल्तान की भांति, पुरुषों की भांति कुबा और कुलाह, कुबा मीन्स कोट, कुलाह मीन्स टोपी,
धारण करके बिना पर्दा किए दरबार लगाने लगी। सरदारों को, सेनापतियों को आदेशित करती थी, लेकिन उसके विरोधियों में प्रमुख निजाम उल मुल्क जुनैदी शामिल था। रजिया बड़ी दृढ़ता के साथ शासन कर रही थी। अमीर ए आखूर एक पद होता था। अमीर ए आखूर जो अश्वशाला होती थी, ये उसका सर्व प्रमुख अधिकारी होता था। किस सैनिक टुकड़ी में कितने अश्व शामिल होंगे, कौन अश्व शामिल होगा, किस सरदार को कौन सा घोड़ा अलॉट होगा, ये सारा निर्धारण ये करता था। बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। ठीक है। तो रजिया ने एक गैर तुर्क सरदार, जो तुर्कानी चहालगानी गुट का सदस्य नहीं था, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को इस पद पर अपॉइंट किया। जमालुद्दीन याकूत रजिया के प्रति पूर्ण निष्ठावान था, वफादार था और बड़ी ही निष्ठा के साथ रजिया के शासन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। अब ये तुर्कान, ये चहालगानी गुट के सरदारों ने रजिया पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि रजिया का जमालुद्दीन याकूत के साथ अवैध संबंध है और यह हमारी परंपरा को, हमारी व्यवस्था को, सुल्तान पद को धूमिल कर रही है, बदनाम कर रही है। तो दिल्ली के नागरिक इतना रजिया पर विश्वास करते थे। उनका कहना था, रजिया अभी अविवाहित है और अगर वह किसी मुसलमान युवक से निकाह करना चाहती है और उसके साथ अगर प्रेम संबंध में भी है, तो इसमें बुरा क्या है? ये कोई दोष नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तुर्कानी चहालगानी गुट के सरदारों का ये भी प्लान फेल हो गया। अच्छा, इस बीच में जहां जहां विद्रोह हुआ, रजिया बड़ी दृढ़ता के साथ उन विद्रोहों को शांत किया। तुर्कानी चहालगानी गुट के सदस्य यह बात जानते थे कि जब तक रजिया दिल्ली में है, पूर्णतः सुरक्षित है, इसे किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता रजिया के साथ है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि रजिया को दिल्ली से दूर ले चला जाए। तो भटिंडा पंजाब में पड़ता है, वहां का एक सरदार था अल्तूनिया। क्या नाम था? अल्तूनिया। अल्तूनिया से विद्रोह करवाया गया और रजिया जमालुद्दीन याकूत के साथ अपनी सेना लेकर भटिंडा पहुंची और वहां पहले से ही अन्य तुर्क सरदार इस बात के इंतजार में थे कि वो यहां पहुंचे। अल्तूनिया ने जमालुद्दीन याकूत की सबसे पहले हत्या किया, क्योंकि पता था कि यही रजिया का प्रमुख और उसका वफादार है। इसकी हत्या कर दी गई। रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया ने भी कूटनीति का सहारा लिया और इस अल्तूनिया से विवाह कर लिया, जिसने बंदी बनाया था, है ना, ताकि तुर्कान चहालगानी गुट में फूट पड़े और उसे बताया होगा कि अरे मैं तो ऐसे ही सुल्तान रहूंगी, शक्ति तो आपके हाथों में रहेगी। अब दिल्ली में यह खबर फैला दी गई कि रजिया भी मारी गई।
तो इधर दिल्ली के नागरिकों ने इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र को दिल्ली में नया सुल्तान अपॉइंट कर दिया, तुर्कान चहलगानी गुट के सदस्यों ने मिलकर। तो उधर रजिया अल्तूनिया के साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान की, ये अब चले दिल्ली। लेकिन रास्ते में ही 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर कहा जाता है कि डाकुओं ने, लेकिन वो तुर्कान ये चहलगानी गुट के द्वारा अपॉइंट आर्टिफिशियल डाकू थे, ये दोनों वहां विश्राम कर रहे थे, दोनों की हत्या कर दी गई। और इधर नया सुल्तान तो ऑलरेडी अपॉइंट था। अब उसके शासन का एक नया कार्य किया गया, एक नया पद सृजित किया गया, नाइब ए मामलिकात। कौन सा पद? नाइब ए नाइब ए मामलिकात, ठीक है। इस पद पर जो भी व्यक्ति नियुक्त होता, सुल्तान के समस्त दायित्वों का निर्वहन वह करता, सुल्तान नाम मात्र का होता, यानी राज्य की वास्तविक शक्ति नाइब ये मामलिकात नामक अधिकारी के हाथों में केंद्रित कर दी गई, सुल्तान नाम मात्र का रह गया। और तुर्कान ये चहलगानी गुट के सदस्यों में से एक, रजिया के विरोधियों में से एक आयतगीन नामक सरदार को, ये तो किनारे हो गए थे उस समय तक, आयतगीन नामक सरदार को सबसे पहले यह पद प्रदान किया गया। अच्छा, उसको भी इन लोगों ने जेल में डाला, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरे को अपॉइंट किया, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके शासनकाल में एक घटना हुई, भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने उसे तुर्कानी चहलगानी गुट में शामिल किया था, है ना। तो बलबन को मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा गया था। बलबन ने मंगोलों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई और उसका प्रमोशन करके सेना का प्रमुख बना दिया गया। आगे चलकर अमीर ए आखूर का पद भी दे दिया गया, और जब और शक्ति बढ़ी तो नाइब ए मामलिकात का पद भी बलबन को प्रदान कर दिया गया। इसी बीच 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का पौत्र था, वह नया सुल्तान बना। नासिरुद्दीन महमूद को यह बात पता थी कि यदि मैं सुल्तान की हैसियत से कार्य करना चाहा तो तुर्कानी चहलगानी गुट के सदस्य मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। इसलिए उसने इस बात का ढोंग किया कि मुझे सुल्तान के कार्यों से कोई मतलब नहीं है। जो इतिहासकार हैं वो इस बात को नहीं लिखते, वो कहते हैं कि वो धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, कुरान की नकल लिखना और कुलाह सिलना उसकी आदत थी। वो कहता था कि वही कुरान की जो प्रतियां, वो हस्तलिखित प्रतियां तैयार करता था, उसे बेचकर और कुलाह बेचकर जो आय प्राप्त होती है वही मेरी जीविका के लिए पर्याप्त है, मुझे और कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इसके विपरीत है। उसे पता था कि यदि हमने शक्ति का प्रयोग किया, अपनी आवश्यकताएं जताया, तो तुर्कानी चहलगानी गुट के सदस्य मुझे जीवित
नहीं रहने देंगे। इसलिए उसने सारी शक्तियां बलबन को ट्रांसफर कर दिया और वह नाम मात्र का सुल्तान बना रहा। बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया, ये बताने के लिए कि मैं तो इनका रिश्तेदार हूं, बहुत नजदीकी हूं, भाई दामाद जी हैं। हाँ, तो क्या समस्या, चाहे जब आए जाएं, जो मन में आए वो करें। हाँ, और बलबन इस तरीके से नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था, सुल्तान के छत्र का भी प्रयोग करता था, और मात्र इस इंतजार में था कि कब सुल्तान की मृत्यु हो और सत्ता अपने हाथों में लूं, सुल्तान बन जाऊं। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, यानी इस इंतजार में था कि दामाद जी की मृत्यु हो। हाँ, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिरोध के अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, है ना। तो उसकी कहानी मुझे लगता है बाद में बताना चाहिए, इतना तो लिखने में ही वक्त लगेगा ना। चलो लिखो जरा। इल्तुतमिश में 2 लाइन और आपको लिखना है। कल आपने जितना लिखा था, कि हमने कोई हेडिंग वोडिंग करवाया था, नहीं करवाया था ना। लिखिए। निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर, ब्रैकेट में प्रधानमंत्री था। अगला फैक्ट, इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। अब हेडिंग डालिए, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारियों में नंबर 1 हेडिंग के रूप में रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। बोले, लिखिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्क सरदारों ने
उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान नियुक्त किया। जो एक अयोग्य व्यक्ति था। अगला फैक्ट, उसके शासन काल में राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी मां शाह तुर्कान, उसकी मां उसके शासन काल में राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में केंद्रित थी। के हाथों में केंद्रित थी। अगला फैक्ट, रजिया जुमे की नमाज के वक्त रजिया जुमे की नमाज के वक्त लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के नागरिकों के समक्ष उपस्थित हुई। तथा न्याय की मांग की। अगला फैक्ट, दिल्ली के नागरिकों ने रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बनाया। हेडिंग डालिए रजिया। नंबर 2 आप डाल दीजिएगा क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों में दूसरी है। रजिया 1236 से 40। लिखिए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम शासिका थी। अगला फैक्ट, संपूर्ण मध्यकाल में
रजिया एकमात्र शासिका है जिसे नागरिकों ने या प्रजा ने अपना सुल्तान बनाया। अगला फैक्ट, रजिया ने एक एक गैर तुर्क सरदार जमालुद्दीन याकूत, एक गैर तुर्क सरदार जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर, ब्रैकेट में लिखिए इसकी हिंदी, अश्वशाला का प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। अगला फैक्ट, जमालुद्दीन याकूत रजिया के प्रति वफादार था तथा रजिया जमालुद्दीन याकूत के प्रति प्रेमासक्त थे। अगला फैक्ट, हाँ, प्रेम में आसक्त थी। अगला फैक्ट, भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा नाम सुने हैं कि नहीं? भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह किया। भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह किया। अगला फैक्ट, विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया भटिंडा पहुंची। पूर्ण विराम उसी में आगे, अल्तूनिया ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। अगला फैक्ट,
रजिया ने कूटनीति का परिचय देते हुए अल्तूनिया से विवाह कर लिया। तथा दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े। अगला फैक्ट, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट अल्तूनिया तथा रजिया की हत्या कर दी गई। इनका तीसरा उत्तराधिकारी मुईजुद्दीन बहराम शाह, बारह सौ 40 से 42। बोलें बोलें। इसके शासन काल में नाइब ये मामलिकात नाइब ए मामलिकात नाइब ए मामलिकात पद का सृजन किया गया। यह पद सर्वप्रथम रजिया के विरोधी तुर्क सरदार आयतगीन को सौंपा गया। पूर्ण विराम उसी में आगे। यह पद सुल्तान के संरक्षक की भांति होता था। यह पद सुल्तान के संरक्षक की भांति होता था। अगला फैक्ट, दिल्ली सल्तनत पर लिखिए, दिल्ली सल्तनत पर, चलो भैया लिखो,
दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला आक्रमण इसी के शासन काल में इसी के शासन काल में 1241 ईस्वी में पंजाब पर हुआ था। पंजाब पर हुआ था। अगला फैक्ट, तुर्क सरदारों ने 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को अपदस्थ करके जेल में डाल दिया तथा बाद में हत्या कर दी। जेल में डाल दिया तथा बाद में हत्या कर दी। चौथा उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। बोले, इसके शासनकाल में बारह सौ 45 ईस्वी में 1245 1245 ईस्वी में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। बलबन के नेतृत्व वाली बलबन के नेतृत्व वाली सेना ने मंगोलों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। परिणाम स्वरूप बलबन की बलबन की प्रतिष्ठा तथा पद में वृद्धि हुई। अगला फैक्ट, तुर्क सरदारों ने प्रतिष्ठा तथा पद में वृद्धि हुई।
अगला फैक्ट, तुर्क सरदारों ने 1246 ईस्वी में सुल्तान को जेल में डाल दिया तथा उसकी हत्या कर दी। अगला उत्तराधिकारी, और ये इनके उत्तराधिकारियों में लास्ट है, नासिरुद्दीन महमूद। 1246 से 65। बोलें। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में अंतिम था। अगला फैक्ट, यह धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। पूर्ण विराम उसी में आगे। खाली समय में कुरान की नकल लिखना इसकी आदत थी। अगला है, प्रसिद्ध लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज। प्रसिद्ध लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था। आदर्श सुल्तान था। अगला फैक्ट, सुल्तान ने मिनहाजुद्दीन सिराज को मुख्य काजी, मुख्य काजी, मुख्य काजी का मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। अगला फैक्ट, मिनहाजुद्दीन सिराज ने
अब कात ए नासिरी, नामक ग्रंथ की रचना करके सुल्तान को भेंट किया। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ किया था। अगला फैक्ट, इसके शासन काल में राज्य की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में केंद्रित थी। इसलिए बलबन सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। अगला फैक्ट, 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। ठीक है, कल हम लोगों को बलबन और उसके उत्तराधिकारियों पर चर्चा करना है। दोनों हो जाएंगे कल की क्लास में। ये गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग खिलजी वंश पर चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।